नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो नोट्स हिंदी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम भारतीय इतिहास के उस दौर की बात करेंगे जिसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ये 1919 से 1948 तक का समय है। जी, और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का शायद सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है। हम इस दौर की प्रमुख घटनाओं को एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी से, जिन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारतीय राजनीतिक मंच पर कह सकते हैं 1919 से लेकर 1948 तक वो पूरी तरह छाए रहे। और इसी कार्यकाल को गांधी युग कहा जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। गांधी जी इंग्लैंड से बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत आए थे। लेकिन वो सीधे राजनीति में नहीं आए। यहाँ से वो 1893 में अफ्रीका चले गए थे। जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। वो दक्षिण अफ्रीका में लगभग 20 साल रहे और वहां उन्होंने ब्रिटिश सरकार की रंगभेद की नीति के विरुद्ध एक लंबी लड़ाई लड़ी। ये रंगभेद की नीति मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसका उनके जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा। बहुत गहरा। और इसी अनुभव ने उनके सबसे बड़े हथियार को जन्म दिया। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, बिना हिंसा के अपनी बात पर डटे रहना। एकदम सही। तो इन अनुभवों के साथ जनवरी 1915 में गांधी जी भारत वापस आए। यहां उनका संपर्क हुआ गोपाल कृष्ण गोखले से, जिन्हें उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। बिल्कुल। उस समय पहला विश्व युद्ध भी चल रहा था, 1914 से 1918 तक, और शुरुआत में गांधी जी ने सरकार को पूरा सहयोग दिया। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। ऐसा क्यों? वो ये मानकर चल रहे थे कि अगर भारतीय युद्ध में अंग्रेजों का साथ देंगे तो युद्ध खत्म होने पर ब्रिटिश सरकार भारतीयों को इनाम के तौर पर स्वराज्य दे देगी। अच्छा, इसीलिए उन्होंने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए भी प्रोत्साहित किया। जी, और इसी वजह से कुछ लोग मजाक में उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहने लगे थे। और 1916 में उन्होंने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो आगे चलकर उनके आंदोलनों का केंद्र बना। हाँ, और फिर 1917 से भारत में उनके आंदोलनों का सिलसिला शुरू हुआ। पहला बड़ा आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। ये बिहार में हुआ था अप्रैल 1917 में, जी, किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ। जी। वहां नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय निलहे मतलब बागान मालिक बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। मैंने पढ़ा है कि एक तिनकठिया पद्धति थी। ये क्या थी? तिनकटिया पद्धति का मतलब था कि किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 30/20 भाग पर नील की खेती करनी ही पड़ती थी, और उसे बेचना भी निलहों द्वारा तय दामों पर ही पड़ता था। बिल्कुल। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के संघर्षों की कहानी सुनकर चंपारण के ही एक किसान रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को वहां आने के लिए आमंत्रित किया। और गांधी जी अकेले नहीं गए, उनके साथ बाबू राजेंद्र प्रसाद, J.B. कृपलानी, महादेव देसाई जैसे बड़े नेता भी थे। हाँ, और गांधी जी के सत्याग्रह के सामने सरकार को झुकना पड़ा। उन्हें एक जांच समिति बनानी पड़ी, जिसके एक सदस्य खुद गांधी जी भी थे। ये भारत में उनकी पहली बड़ी जीत थी। चंपारण के ठीक बाद 1918 में गुजरात में भी दो बड़े आंदोलन हुए। जी, एक था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा जिले में फसल खराब हो गई थी, लेकिन सरकार फिर भी लगान वसूल रही थी, तो गांधी जी ने वहां कर नहीं आंदोलन चलाया। और दूसरा था अहमदाबाद मिल हड़ताल। ये अहमदाबाद के मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर एक विवाद था। और यहाँ गांधी जी ने भारत में अपनी पहली भूख हड़ताल की। हाँ, और इसका नतीजा ये हुआ कि मजदूरों की मजदूरी में 35% की वृद्धि हुई। लेकिन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सरकार को लेकर गांधी जी का पूरा नजरिया ही बदल गया। सहयोग का दौर अब खत्म हो चुका था। अगर आपको ये कंटेंट उपयोगी लग रहा है तो ऑडियो नोट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। जलियांवाला बाग के बाद जो माहौल बना, उसी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। हाँ, 1919 से 1922 तक खिलाफत आंदोलन का सूत्रपात भारतीय मुस्लिमों ने किया था। इसका कारण भारत से बाहर था, है ना? तुर्की के खलीफा के पद को बचाने के लिए। जी, पहले विश्व युद्ध में तुर्की हार गया था और अंग्रेज वहां खलीफा का पद समाप्त कर रहे थे। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए एक बहुत उपयुक्त मौका समझा। तो उन्होंने इसका समर्थन किया? सिर्फ समर्थन नहीं, बल्कि नेतृत्व भी किया। महात्मा गांधी ने 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता की। और मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं के सहयोग से
ये आंदोलन और मजबूत हुआ। हाँ, और गांधी जी के कहने पर ही इस आंदोलन में असहयोग और स्वदेशी की नीति को अपनाया गया। इसी ने आगे चलकर असहयोग आंदोलन की नींव रखी। तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एक शब्द में स्वराज। और तरीका था सरकार के साथ सहयोग न करके उसकी कार्यवाही में बाधा डालना। इसके लिए सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। जी, और इसी अधिवेशन में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने और असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस पर गांधी जी का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है। हाँ, उन्होंने कहा था, अंग्रेज सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं है। स्वराज की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील, अहिंसात्मक, असहयोग की नीति अपनाई जानी चाहिए। लेकिन सब इससे सहमत नहीं थे। एनी बेसेंट ने तो इसका विरोध भी किया था। जी, उन्होंने कहा था कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है। खैर, जब चोरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो एक खालीपन सा आ गया। यहीं से स्वराज पार्टी का जन्म हुआ। बिल्कुल। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। उनका उद्देश्य क्या था? वो गांधी जी के रास्ते से अलग कैसे थे? उनका मानना था कि अब हमें विधानमंडलों के चुनाव लड़ने चाहिए और सिस्टम के अंदर जाकर सरकार की आलोचना करनी चाहिए। उनका लक्ष्य था जल्द से जल्द डोमिनेंट स्टेटस प्राप्त करना। इसी दौर में कुछ और भी छोटे बड़े आंदोलन हुए, जैसे वरसाड आंदोलन। हाँ, 1923-24 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में ये ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए डकैती कर के विरोध में था। और एक वाईकॉम सत्याग्रह भी था 1924-25 में। जी, ये त्रावणकोर में एक मंदिर के पास वाली सड़क के उपयोग से जुड़ा था। मतलब ये आंदोलन मंदिर में निम्न जातियों के प्रवेश को लेकर था। इसका नेतृत्व टी.के. माधवन और के. केलप्पन जैसे नेताओं ने किया। तो एक तरफ ये सत्याग्रह चल रहे थे और दूसरी तरफ क्रांतिकारी आंदोलन एक नया मोड़ ले रहा था। हाँ, असहयोग आंदोलन की वापसी से निराश कई युवाओं ने क्रांति का रास्ता चुना। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना हुई। इसके मुख्य कार्यकर्ता थे शचीन्द्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और अशफाकुल्ला खां। और 9 अगस्त 1925 को इन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों ने काकोरी जाने वाली एक सरकारी खजाने की ट्रेन को लूट लिया। इसका परिणाम बहुत भयानक हुआ। हाँ, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी दे दी गई। लेकिन ये आंदोलन रुका नहीं। इसके बाद मंच पर आए चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। जी, 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में HRA का पुनर्गठन हुआ और इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। नया नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इन्होंने अपना पहला बड़ा एक्शन लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेकर। हाँ, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने पुलिस अफसर सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। और फिर 8 अप्रैल 1929 का ऐतिहासिक असेंबली बम कांड। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उनका मकसद किसी को मारना नहीं था। उन्होंने एक पर्चा फेंका था जिस पे लिखा था, बहरों को कोई बात सुनाने के लिए अधिक कोलाहल की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल, लेकिन अंग्रेज सरकार ने इसे एक बड़े अपराध के तौर पर देखा और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। इसी दौर में क्रांतिकारियों पर कई षड्यंत्र मामले भी चले जो एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी, जैसे पेशावर षड्यंत्र मामला जो 1922 से 1924 तक चला। ये सोवियत संघ से भारत आने वाले साम्यवादी क्रांतिकारियों पर था। फिर 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामला, जिसमें श्रीपाद अमृत दांगे जैसे कम्युनिस्ट नेताओं को 4 साल की सजा हुई। और सबसे बड़ा था मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। 1929 से 1933 तक इसमें 32 क्रांतिकारियों और ट्रेड यूनियन नेताओं पर मुकदमा चला। इसमें 3 अंग्रेज कम्युनिस्ट भी शामिल थे, है ना? हाँ, और इनकी पैरवी जवाहरलाल नेहरू और कैलाशनाथ काटजू जैसे बड़े वकीलों ने की थी। इसी उथल पुथल के बीच 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। इसका उद्देश्य था ये जांचना कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। 7 सदस्य अंग्रेज थे।
इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन या श्वेत कमीशन कहा गया और पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे। और 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में इसी का विरोध करते हुए पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। जी, जब भारतीयों ने कमीशन का बहिष्कार किया तो अंग्रेजों ने चुनौती दी कि अगर आप इतने ही काबिल हैं तो खुद एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाएं जो सबको मंजूर हो। और इस चुनौती को स्वीकार किया गया, नेहरू समिति बनाकर। हाँ, 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट से मुस्लिम लीग और सिख समुदाय दोनों ही असंतुष्ट थे। सही कहा। और इसी के जवाब में मुस्लिम लीग ने मार्च 1929 में जिन्ना के 14 सूत्र वाला मांग पत्र पेश किया। इसी राजनीतिक खींचतान के बीच 1928 में एक और बड़ा किसान आंदोलन सफल हुआ, बारडोली सत्याग्रह। जी, इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित और सफल आंदोलनों में से एक माना जाता है। सरकार ने लगान में 30% की वृद्धि कर दी थी। और इसका नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हाँ, इस आंदोलन की खास बात ये थी कि इसमें कुनबी पाटीदार जातियों के साथ साथ कालीप्राज जनजाति ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। आंदोलन इतना सफल रहा कि सरकार को एक जांच समिति बनानी पड़ी और बढ़ोतरी को घटाकर सिर्फ 6.03% कर दिया गया। और इसी आंदोलन के सफल होने पर वहां की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अब हम आ गए हैं 1929 के अंत में, लाहौर अधिवेशन। ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। दिसंबर 1929 में हुए इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और यहीं पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। मतलब अब डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूरी आजादी। हाँ, और 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया गया। और ये भी तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। जी, इसके बाद गांधी जी ने सरकार को एक आखिरी मौका देते हुए 31 जनवरी 1930 को अपनी 11 सूत्री मांग रखी। इसमें नमक कर खत्म करना, भू राजस्व आधा करना, मद्य निषेध जैसी आम लोगों से जुड़ी मांगे थी। और साथ में चेतावनी भी दी कि यदि 12 मार्च 1930 तक ये मांगे नहीं मानी गई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा और इसकी शुरुआत नमक कानून का उल्लंघन करके होगी। और यहीं से दांडी मार्च की पृष्ठभूमि तैयार हुई, जो हम अगले हिस्से में जानेंगे। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत नमक से? बिल्कुल नहीं, ये गांधी जी की राजनीतिक समझ का कह सकते हैं सबसे बेहतरीन उदाहरण है। नमक एक ऐसा मुद्दा था जो हर भारतीय को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या वर्ग का हो, हाँ बिल्कुल, वो सीधे तौर पर जोड़ता था। सरकार ने नमक बनाने और बेचने पर टैक्स लगा रखा था, जो गरीबों पर एक बहुत बड़ा बोझ था। अच्छा, तो नमक कानून तोड़ना सिर्फ एक कानून तोड़ना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश राज के अन्यायपूर्ण शासन को सीधे तौर पर चुनौती देना था। ये एक प्रतीक था जिसने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। और यहीं से शुरू हुई वो मशहूर दांडी यात्रा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले। सोचिए, लगभग 350 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पैदल, वो भी 24 दिनों तक। और इसमें एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी थे, जिनकी रिपोर्टिंग ने इस आंदोलन को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। हाँ, और जब 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी के तट पर मुट्ठी भर नमक उठाकर कानून तोड़ा, तो वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक घटना नहीं थी, वो एक चिंगारी थी। बिल्कुल, एक चिंगारी जिसने पूरे देश में सविनय अवज्ञा की आग लगा दी। हर जगह लोगों ने नमक बनाना शुरू कर दिया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई, शराब की दुकानों पर धरने दिए। इसका असर इतना जबरदस्त था कि सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से कर दी। सही बात है। सरकार तो हिल गई होगी ये सब देखकर। जाहिर है उन्होंने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया होगा, लेकिन क्या इससे आंदोलन रुक गया? नहीं, उल्टा हुआ। गांधी जी की गिरफ्तारी ने आंदोलन को और भड़का दिया। पूरे देश में हड़तालें और प्रदर्शन होने लगे। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत लगती है। राजनीतिक कैदियों की रिहाई, नमक बनाने की छूट, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार। ऐसा लगा जैसे अंग्रेज पहली बार बराबरी का बर्ताव कर रहे हैं। क्या ये वाकई इतना सीधा साधा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के जो स्थापित नेता थे उनके लिए तो ये एक जीत थी, लेकिन क्रांतिकारी धारा के लिए ये एक बहुत बड़ा धोखा था।
खासकर कांग्रेस के युवा वर्ग में जबरदस्त नाराजगी थी। हाँ, क्योंकि गांधी जी इस समझौते में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से नहीं बचा पाए। उन्हें लगा कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन में एक सीट पाने के लिए मूल सिद्धांतों से समझौता कर लिया गया है। बिल्कुल, और यहीं से कांग्रेस के अंदर पहली बड़ी दरार दिखनी शुरू हुई। और ये गोलमेज सम्मेलन जिनका इतना हल्ला था, उनका क्या हुआ? वो भी एक तरह की राजनीतिक नौटंकी ही साबित हुआ। लंदन में 3 सम्मेलन हुए। पहले में तो कांग्रेस गई ही नहीं। तो उसका कोई मतलब नहीं था। कोई मतलब नहीं था। गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी कांग्रेस के अकेले प्रतिनिधि बनकर दूसरे सम्मेलन में गए, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का असली मकसद भारत को एक संविधान देना था ही नहीं, बल्कि अलग अलग समूहों जैसे दलितों, मुसलमानों और रियासतों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना था। यहाँ आप ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति की बात कर रहे हैं। और इसका सबसे खतरनाक रूप शायद सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड के रूप में सामने आया। ये क्या था? ये अंग्रेजों का सबसे कुटिल दांव था। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने घोषणा की कि दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग से चुनावी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मतलब ये सिर्फ दलितों को आवाज देने की बात नहीं थी। नहीं, इसके पीछे का इरादा बहुत गहरा था। वे भारतीय समाज के सबसे कमजोर तबके को राजनीतिक रूप से बाकी हिंदू समाज से काटकर एक ऐसी दरार पैदा करना चाहते थे जो कभी न भरे। गांधी जी ने इसे तुरंत पहचान लिया। उन्होंने इसे राजनीतिक चाल नहीं बल्कि एक नैतिक तबाही के रूप में देखा, जो समाज को हमेशा के लिए तोड़ देगी। बिल्कुल, और इसीलिए उन्होंने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। ये एक तरह का भावनात्मक दबाव था। तो अब सवाल ये था कि एक तरफ अंबेडकर थे जो अपने समुदाय के लिए ठोस राजनीतिक अधिकार चाहते थे, और दूसरी तरफ गांधी जी थे जो समाज के टूटने के खिलाफ अपनी जान दांव पर लगा चुके थे। इन दोनों के बीच कोई समझौता कैसे होता? और यहीं पर हुआ पूना समझौता। ये गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ। हाँ, जिसमें अंबेडकर ने अलग प्रतिनिधित्व की मांग छोड़ दी और बदले में दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या लगभग दोगुनी कर दी गई। ये एक मुश्किल समझौता था जिसने उस वक्त तो संकट टाल दिया, पर इसने भारतीय राजनीति में जाति के सवाल को हमेशा के लिए केंद्र में ला दिया। सही बात है। इस पूरे दौर के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और 1934 में औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया। तो अब स्वतंत्रता संग्राम में एक ठहराव का दौर आया, एक आत्ममंथन का दौर। बिल्कुल, और इसी मंथन से 2 अलग-अलग रास्ते निकले। एक तरफ गांधी जी ने सक्रिय राजनीति से कुछ हद तक दूरी बनाकर हरिजन सेवा और सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया, और दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर ही एक युवा, अधीर और समाजवादी विचारधारा वाली पीढ़ी उभर रही थी। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जैसे नेता। उनका मानना था कि आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक न्याय भी है। हाँ, उन्होंने 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल बनाया, जो कांग्रेस के भीतर रहकर ही जमींदारी उन्मूलन और किसानों की हक की बात करने लगा। तो राजनीति का मैदान एक बार फिर बदल रहा था, और इस बदली हुई राजनीति का पहला बड़ा इम्तिहान हुए 1937 के प्रांतीय चुनाव। अगर आपको ये कंटेंट उपयोगी लग रहा है तो ऑडियो नोट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। और इन चुनावों के नतीजों ने तो जैसे भूचाल ही ला दिया। बिल्कुल, ये कांग्रेस के लिए एक जबरदस्त जीत थी। ज्यादातर प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी। तो ये इस बात का सबूत था कि कांग्रेस ही भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है। हाँ, लेकिन इस जीत ने अनजाने में एक दूसरी प्रक्रिया भी शुरू कर दी। मुस्लिम लीग, जिसका प्रदर्शन इन चुनावों में बहुत खराब रहा, उसे ये डर सताने लगा कि कांग्रेस के राज में मुसलमान हमेशा के लिए हाशिए पर चले जाएंगे। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि इस चुनावी जीत ने अनजाने में बंटवारे के बीज बो दिए। और फिर 2 साल बाद ही दुनिया में एक ऐसी घटना घटी जिसने भारत की राजनीति की पूरी बिसात ही पलट दी, दूसरा विश्व युद्ध। हाँ, 1939 में जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने बिना किसी भारतीय नेता से पूछे भारत को भी युद्ध में शामिल देश घोषित कर दिया। ये भारतीयों के लिए एक बड़ा अपमान था। बहुत बड़ा। और इसके विरोध में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के इस इस्तीफे पर मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया बहुत कुछ कहती है। उन्होंने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। ये एक साफ संकेत था कि अब राजनीतिक रास्ते कितने अलग हो चुके हैं। और सिर्फ कांग्रेस और लीग के बीच ही नहीं, कांग्रेस के अंदर भी मतभेद गहरे हो रहे थे। हाँ, सुभाष चंद्र बोस, जो गांधी जी के तरीकों से सहमत नहीं थे, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। और इसके ठीक 1 साल बाद मुस्लिम लीग ने लाहौर में वो प्रस्ताव पारित कर दिया जिसने इतिहास की धारा बदल दी। पाकिस्तान की मांग।
23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना ने आधिकारिक तौर पर एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग रख दी। और जिन्ना ने साफ कह दिया कि अब एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस मांग और युद्ध के दबाव के बीच अंग्रेजों ने एक और कोशिश की। 1942 में वे क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आए। अच्छा, इसका कारण क्या था? असल में युद्ध में जापान तेजी से आगे बढ़ रहा था, रंगून पर कब्जा हो चुका था और भारत की सीमाओं पर खतरा मंडरा रहा था। ब्रिटेन को युद्ध में भारतीयों के सहयोग की सख्त जरूरत थी। लेकिन इस प्रस्ताव में एक छिपा हुआ कांटा था। इसमें प्रांतों को ये अधिकार दिया गया था कि वे चाहें तो भारतीय संघ से अलग हो सकते हैं। हाँ, जो परोक्ष रूप से भारत के विभाजन का ये खाका था, जिसे कांग्रेस ने फौरन खारिज कर दिया। बिल्कुल। और क्रिप्स मिशन की नाकामी एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक मोड़ था। गांधी जी के लिए ये इस बात का आखिरी सबूत था कि अंग्रेज ईमानदारी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। वे सिर्फ युद्ध के लिए भारत का समर्थन खरीदना चाहते हैं। हाँ, और इसी धोखे की भावना ने भारत छोड़ो आंदोलन के गुस्से और करो या मरो के नारे को जन्म दिया। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, इसे 1857 के बाद आजादी की सबसे बड़ी और आखिरी जंग कहा जाता है। सही बात है। ये आंदोलन किसी एक नेता के भरोसे नहीं था, बल्कि ये पूरे देश में अपने आप फैल गया। अगर आपको ये कंटेंट उपयोगी लग रहा है तो ऑडियो नोट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। अंग्रेजों ने क्रूरता से इस आंदोलन को कुचल दिया। सारे बड़े नेता जेल में थे, लेकिन इस आंदोलन ने यह साफ कर दिया कि अब भारत पर राज करना नामुमकिन है। तो इसके बाद के कुछ साल राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने की आखिरी हताश कोशिशों के थे। हाँ, जैसे CR फॉर्मूला आया, जिसमें मुस्लिम बहुल इलाकों में जनमत संग्रह की बात थी, जिसे जिन्ना ने खारिज कर दिया। फिर 1945 में वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन हुआ। वो भी मुस्लिम लीग की इस जिद के कारण असफल रहा कि वायसराय की काउंसिल के सभी मुस्लिम सदस्य लीग से ही होंगे। तो मतलब हर कोशिश नाकाम हो रही थी और देश तेजी से विभाजन की तरफ बढ़ रहा था। इसी बीच 1945-46 में फिर चुनाव हुए और नौसेना में विद्रोह भी हुआ। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी और अनिश्चितता थी। बिल्कुल। और इसी माहौल में भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन आए। उनका काम साफ था, सत्ता का हस्तांतरण करना, चाहे जैसे भी हो। तब तक देश में सांप्रदायिक दंगे इतने बढ़ चुके थे कि विभाजन लगभग तय हो चुका था। हाँ, कांग्रेस के नेता जो हमेशा अखंड भारत की बात करते थे, वो भी अब इस कड़वी हकीकत को स्वीकार करने पर मजबूर हो गए थे। इसी मजबूरी को सरदार पटेल का एक कथन बहुत सटीक ढंग से बयान करता है। उन्होंने कहा था, यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते। ये एक दहला देने वाली बात है। हाँ, वो कह रहे हैं कि देश को गृह युद्ध और अनगिनत टुकड़ों में बंटने से बचाने के लिए विभाजन सबसे कम बुरा विकल्प था। और अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन विभाजन की एक भारी कीमत चुकाकर। रैडक्लिफ आयोग ने नक्शे पर एक लकीर खींच दी, जिसने लाखों लोगों को अपने ही घरों में पराया बना दिया। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल। जब हम इस पूरी यात्रा को देखते हैं, सविनय अवज्ञा की उस एकजुट उम्मीद से लेकर विभाजन की उस भयानक सच्चाई तक, तो एक सवाल मन में उठता है, क्या वाकई कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे इस बंटवारे को टाला जा सकता, या फिर इतिहास की धारा में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां से वापसी नामुमकिन हो जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। उम्मीद है ये पूरा कंटेंट आपके लिए उपयोगी रहा होगा। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड ऑडियो नोट्स के लिए ऑडियो नोट्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।